आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो निहायत अहम है और जिस पर अक्सर खामोशी तारी रहती है, मगर जिसका दर्द बहुत शोर करता है। हम बात करेंगे आज ज़हनी सेहत की, डिप्रेशन की और तन्हाई की। ये वो जंग है जो इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से लड़ रहा होता है। हमारा मकसद किसी को जज करना नहीं है बल्कि सुनना है, क्योंकि किसी को सुनना भी, किसी के दिल की बात सुनना किसी की जान बचा सकता है। अगर आप या आपके कोई प्यारे इस तकलीफ़ से दो चार हैं तो आप जान लें कि आप अकेले नहीं हैं, आप तन्हा नहीं हैं, बल्कि किसी को बताना या मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है। क्या पता आज का प्रोग्राम किसी के लिए मशअले राह बन जाए। मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर, चुप बातें सना के साथ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी सी गेस्ट हैं। उनका नाम है नूर अबू हसन, जो आर्टिस्ट हैं और फॉर्मर वार जर्नलिस्ट भी हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे आज के इस अहम टॉपिक पे, डिप्रेशन के हवाले से। कैसी है मिस नूर आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और आज का जो एक इंतहाई अहम और हसास टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे डिप्रेशन के हवाले से, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो डिप्रेशन है, ये जो बचपन है, ये क्या किरदार अदा करता है? मुझे लगता है बचपन नहीं, जब आप अडल्टहुड में जाते हैं या आप बूढ़े होते हैं या आप टीन एज में होते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा होता है हमारी मेंटल हेल्थ पे। जैसे ही आपको कहीं पे थोड़ा सा ट्रॉमा मिलता है तो आपके बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। इसी तरह बचपन भी जो है, अगर आपको बचपन में कोई ट्रॉमा मिला हो तो वो आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी की शेप है टिल डेथ, वो फिर चेंज हो जाती है उस ट्रॉमा से। कुछ उस ट्रॉमा से मतलब पॉजिटिव हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव में चले जाते हैं। ये ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है। सही सही सही। अच्छा, आप एक आर्टिस्ट भी हैं माशाल्लाह, आप जो है वो थिएटर प्लेस करती हैं। अभी आपका कौन सा प्ले था? आजकल जो मेरा प्ले चल रहा है वो PWD के साथ चल रहा है, मिलते हैं वक्फे के बाद। ये इसके ऊपर है कि जो पाकिस्तान में बच्चों की आबादी मतलब शरह में बहुत ज़्यादा हो रहा है, आबादी ज़्यादा हो रही है, तो इसको कम किया जाए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो उतने ही आप पैदा करें जिनके आप सेहत का ख्याल रख सकते हो, जिनको आप अच्छी तालीम, तरबियत और परवरिश दे सकते हो, ताकि कल को बड़े होकर मुस्तकबिल का नाम रोशन करें। तो ये एक अवेयरनेस प्ले है जो मैं करती हूँ। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है और ये इससे भी लिंक है जो हमारा टॉपिक भी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आपने कब महसूस किया कि आप अंदर से टूट रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है ये चीज़। ये मुझे काफ़ी टाइम से फील होता था, लेकिन मुझे लगता था कि ये सिर्फ एक, जैसे आप लोगों को ज़िंदगी में आप कभी भी, मुझे लगता है कि आप खुश नहीं रह सकते। खुशी और गम ज़िंदगी का हिस्सा है। सही बात अगर है। मैं आपको नमक दूँ खाने को डेली, तो आप उस नमक से तंग आ जाएंगे, आपको मीठी चीज़ चाहिए होगी। तो इसी तरह मुझे लगता था कि ये खुशी और गम वाला ही सीन चल रहा है, कभी खुशी कभी गम। तो मुझे लगता था कि मुझे मेंटल हेल्थ की अभी ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। वक्त के साथ साथ मेरे बिहेवियर्स चेंज हो रहे थे, जो मुझे नहीं, मेरे आसपास के लोगों को शो होने लग गया था। जब मैं काम कर रही थी, जब मैं जॉब पे थी अपनी जर्नलिज्म के, तो तब मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होने लग गई थी और मतलब मैं किसी से बात नहीं करती थी, अगर करती थी तो बहुत एग्रेसिवली जवाब देती थी और फिर मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उसको कहा था कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसने मुझे एंजाइटी की मेडिसिन दी थी और कुछ टाइम मैंने एंजाइटी की मेडिसिन ली थी। और वो तब पाकिस्तान में नहीं थी, वो वॉर एरिया में थी, वॉर जोन में। तो वो उधर से जितना मुझे मेडिकेशन करवा सकती थी, जो मुझे बताती थी, मैं वो लेती थी, जितनी वो मेरी हेल्प कर सकती थी। सही सही। उसके बाद फिर प्रॉब्लम ये हुई कि वक्त के साथ साथ फिर ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम होने लग गई। कुछ टाइम पर आके मुझे जो नाइटमेयर्स का प्रॉब्लम होने लग गया। नाइटमेयर्स के बाद मुझे फिर जो था कोई चीज़ फील नहीं होती थी। जैसे ये कलर है, अभी मैं इस कलर को देखती हूँ, ये पिंक कलर है तो मुझे फील होता है, मुझे खुशी होती है। ग्रीनरी को देख के आप खुश होते हो, आपका बिहेवियर बदलता है। इसी तरह मुझे कुछ भी चीज़ फील नहीं होती थी, इवन हवा भी नहीं फील होती थी, इमोशंस नहीं फील होते थे और मैं कहीं पे भी बैठ के रोना शुरू कर देती थी। पब्लिकली मैं रोना शुरू कर देती थी, कंट्रोल नहीं होता था। और वो इस तरह रोना नहीं होता था कि एक दो आंसू आ गए तो टिश्यू पेपर से पोंछ लो, नहीं, मैं ज़मीन पे बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती थी, जैसे एक छोटा बच्चा रो रहा हो। और फिर मैं अपने चेस्ट पे बहुत मारती थी अपने आप को।
तो तब तक कि मेरे फ्रेंड्स को पता था, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे संभालते थे। लेकिन उसके बाद फिर जब उनको लगा कि नहीं अब काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, जब तक ये घर से बाहर निकलती है हमारे साथ होती है, लेकिन घर में भी कोई इसकी ख्याल रखे। सही बात है। तो फिर मेरी मदर को एक दिन उन्होंने चुपके से बताया था कि इसको ये प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात की, एक मेरे फ्रेंड डॉक्टर बने, तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन्स दी थी। सही। तो उसके बाद फिर मुझे उस मेडिसिन से भी जो था इतनी जल्दी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं 1 महीने तक सोई नहीं थी। जो मेरी ये आइज़ थी ना, इसके यहाँ पे पफीनेस आ गई थी और डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। आई थिंक मैंने सुना यही है कि आपको ना इसमें सोने की दवाइयाँ अवॉइड की जाती हैं ज़्यादा देने से। मेलेटोनिन वो दी जाती है, जो कि सिर्फ जो है आप ज़्यादा डोज में लें तो नुकसान में ना जाए। नहीं, जो आपको मेडिसिन देते हैं वो बेसिकली आपके डिसऑर्डर्स के ऊपर और आपके बिहेवियर के ऊपर रिलाई करता है कि वो आपको किस तरह की मेडिसिन देते हैं। जो मुझे मेडिसिन दी थी उसमें नींद की गोली बिल्कुल भी नहीं थी। वो ऐसी मेडिसिन थी क्योंकि तब मैं इंडस्ट्री में काम कर रही थी ताकि मैं अपने काम पे भी जा सकूं। अगर वो मुझे सुला देते तो फिर पैसा कहाँ से मैं कमाती, कहाँ से अपना रेंट पे करती। तो मेरे डॉक्टर ने उस तरह की मेडिसिन नहीं दी थी। और उस मेडिसिन से ये था कि मुझे भूख नहीं लगती थी, कम लगती थी, ताकि मैं जो हूँ वो मोटी ना हूँ। तो आप एक्टिव रहें। हाँ, एक्टिव रहूँ। तो उस तरह की मुझे डॉक्टर ने जो थी वो मेडिसिन दी थी। सही। अच्छा, आपने बताया कि आप जॉब कर रही थी, लेकिन एक टाइम कभी आया कि आपने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, आपने फ़ोन उठाना छोड़ दिया, जॉब पे जाना छोड़ दिया? हाँ, एक ऐसा टाइम आया था मेरी लाइफ में, मैं अपने जो करीबी दोस्त थे उनसे भी नहीं मिलती थी। मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं एक AI रोबोट हूँ जिसको कुछ महसूस नहीं होता, जो सिर्फ बस काम 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 कर रहा है। और मुझे लोगों से चिढ़ होने लग गई थी, मुझे पसंद नहीं था मिलना। मैंने खुद को आइसोलेट किया था। उस टाइम पे मुझे इतनी सेंसेस नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मा कहती हैं कि मैं कोई 6-7 मंथ जो था ना, वो एक रूम में अपने आप को बंद करके रखा था, मैं बाहर नहीं जाती थी। मेरा एक फ्रेंड था, वो ज़बरदस्ती मुझे बाहर निकालता था कि बाहर की हवा खाओ, शायद ठीक हो जाओ। सही। तो काफ़ी टाइम लगा था जब मुझे फिर चीज़ें महसूस होने लग गई थी कि अब जो है मैं किसी चीज़ को फील कर रही हूँ। और जब मुझे कोई चीज़ फील होती थी मैं उसको अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती थी। सही। तो जर्नलिंग आपने की है इसकी ना? हाँ, फिर वो मेरे फ्रेंड कहते थे यार जब आप बाहर आती हो ये क्या है, जब हर चीज़ रिकॉर्ड करने लग जाती हूँ। मैं कहती हूँ ये अभी के लिए मुझे महसूस हो रहा है, क्या पता हो ये बाद में मुझे महसूस ना हो। जब मुझे महसूस नहीं होगा ना, मैं अपने फ़ोन से खोल के देखूँगी और मैं याद करूँगी कि मुझे जो था ना एक टाइम पे हवा भी फील हुई थी। तो फिर मैंने बैठ के जर्नलिंग की थी। मुझे एक जर्नलिस्ट ने कहा था आप अपनी ये लाइफ जर्नी जो है ये बुक बनाओ, उस पे लिखो। तो मैंने स्टार्ट किया था लिखना। उस टाइम पे मुझे महसूस हुआ कि जो आप पैसा कमाते हो ना, वो इतना अहम नहीं होता जितनी आपकी सेहत अहम होती है। सेहत अहम है। और जो हम नाशुक्री करते हैं ना, उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि लोग कितने नाशुक्रे हैं। एक के पास खाने को रोटी नहीं है, मकान नहीं है, और अगर पानी भी नहीं है ना पीने को, तो आप शुक्र अदा करो क्योंकि आप नेचर को फील कर सकते हो। मैं नेचर को फील नहीं कर सकती थी उस टाइम पे। सही। तो मुझे अपने आप पे ना तरस भी आता था और मुझे फील होता था मैं दुनिया की बदबख्त तरीन इंसान हूँ। जिसके पास पैसा है, जिसके पास घर है, बंगला है, जो गरीब है, वो इन चीज़ों को फील कर सकता है, मैं फील नहीं कर सकती। मेरे पास कमी कुछ भी नहीं थी उस टाइम। मेरे पास अपना पैसा था, अब जो चीज़ मेरा दिल करता था मैं ख़रीदती थी, जो फ़ोन दिल करता था मैं ख़रीदती थी, लेकिन मुझे चीज़ों से महसूस नहीं होती थी, ना खुशी महसूस होती थी, कुछ भी नहीं महसूस होता था। फीलिंग्स नहीं होती थी आपको? फीलिंग्स नहीं होती थी। अच्छा, एक चीज़ है कि लोग बहुत कहते हैं ऐसी सिचुएशन में कि आप नमाज़ पढ़ें, इबादत करें तो आपका डिप्रेशन कम होगा। तो आपको क्या लगा इस चीज़ से हवाले से? मैंने सब कुछ किया था जो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि ज़िंदगी को एक मौका दो। हर चीज़ ट्राई की थी, ना तो मुझे नमाज में सुकून मिला था, ना तो मुझे किसी और एक्टिविटी में मिला था सुकून। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा जो डिसऑर्डर होते हैं ना, वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को हिला देता है अंदर से। आपके ब्रेन के केमिकल्स जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स होने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा। और फिर मुझे कोई फोर्स भी नहीं करता था पढ़ने के लिए नमाज वगैरह। सही। एक टाइम पे मैंने पढ़ी थी नमाज, लेकिन मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था उससे।
तो मुझे आईवी थेरेपीज भी बहुत दी गई थी कि मेरे न्यूरोट्रांसमीटर अपनी जगह पर आ जाएं। इस टाइम पीरियड में 3 मंथ्स के लिए मैं जो था ना, मैंने अपनी जो अकल थी वो हाथ से धो बैठी थी, मतलब इतनी सेंसेस से मेरी काम करती थी। ये बहुत तकलीफदेह चीज़ है। लोग जो है ना इसको ये इसी चीज़ में डाल रहे होते हैं कि आप जो हैं वो पॉजिटिव रहें, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे होते हैं कि पॉजिटिव रहना ही एक बहुत ही जंग होती है जो इंसान अपने साथ लड़ रहा होता है। फिर आपने इसके बाद आपकी जर्नी कहाँ पे, फिर आप दवाइयाँ ले रही थी, तो फिर जो है दवाइयाँ आपको उस लिहाज से मिली थी जो आपकी तकलीफ़ थी एनालाइज करके, या उसमें भी प्रॉब्लम थी? दवाइयाँ मेरी बिल्कुल ठीक चल रही थी, दवाइयों में कोई प्रॉब्लम नहीं था। जौन सा भी डॉक्टर देखता था वो कहता था दवाई तो आपकी अच्छी है। कुछ टाइम में मेरे नाइटमेयर्स चले जाते थे, मैं ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मतलब बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती थी, अगेन चीज़ें नहीं फ़ील होती थी और मुझे लगता था कि ज़िंदगी जीनी नहीं चाहिए, ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा बेहिस हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा। मुझे ये बात की समझ ही नहीं आ रही थी कि अगर मैं अपनी जान लूँगी तो मेरे साथ जुड़े मेरे दोस्तों की ज़िंदगी है, मतलब एक ज़िंदगी के साथ कई ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं, ये मेरा मानना है। सही बात है। तो मेरे दोस्त फिर बाद में उनको डिप्रेशन होगा, क्योंकि आज से कहीं साल पहले मेरी बचपन की एक दोस्त थी, उसने सुसाइड कर ली थी। तो अब उसको गए हुए 9 साल हो गए हैं। तो आज भी मेरे कमरे में उसकी तस्वीर है और मैं उसकी कब्र पे हमेशा जाती हूँ। जो कब्रिस्तान का गोरगिन है ना, वो अक्सर कहता है इसकी तो फैमिली नहीं आती, तुम क्यों आती हो? तो मुझे ये चीज़ रिग्रेट रह जाता है कि मैं उसको बचा नहीं सकी। काश मैं पहुंच जाती, मैं बचा लेती। वो मुझे अपने दुख दर्द तकलीफ़ बताती थी, लेकिन वो एक ट्रॉमा बन जाता है कि आपके सामने से एक इंसान जब हंसता खेलता चला जाए ना, तो आपको भी मेंटल प्रॉब्लम होने लग जाती है। सही। अच्छा, एक जो है मिथ है कि आप डिप्रेशन में होते हैं या तो आप बहुत ज़्यादा जो है ओवरली जॉय होते हैं, या आप बिल्कुल खामोश या तन्हा हो जाते हैं। हाँ, ये सच है। कहीं लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, बाहर बहुत खुश अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन वो खुश होते नहीं हैं। और कहीं लोग जो हैं वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, किसी से बात करना जो है वो पसंद नहीं करते। जैसे मैं थी, मैं बाहर ठीक थी, किसी को फील नहीं होता था कि मैं डिप्रेस हूँ ये वो, लेकिन जो मेरे करीबी थे उनको पता था, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा फ़िल्टर कर दिया दुनिया को। अगर हम रोना चाहें तो जो बंदा रोता है तो लोग कहते हैं कि ये कमज़ोर है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा ना, नेचर फील नहीं हो रही थी, ये भी इमोशंस हैं जो एक ह्यूमन बीइंग में नेचुरली जो हैं वो बाय बर्थ हैं। रोना, हंसना, खेलना, कूदना। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान रोता है तो वो कमज़ोर नहीं है, वो तो दुनिया का सबसे एक खूबसूरत इंसान है जिसके पास इमोशंस हैं। अभी आप देखें ना, दुनिया में कितनी जंगें हो रही हैं, कैसे बच्चों को मार रहे हैं, तो उन लोगों में इमोशंस नहीं है। तो जो इंसान रो रहा है तो मुझे लगता है वो कमज़ोर नहीं है, उसमें इमोशंस है। और इंसानों को ये समझना चाहिए, जो एक सोसाइटी में मिथ बन गया, काफ़ी लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, एक जो हम सुनते हैं, तो ये तो मतलब एक बात बनाई है। मर्द भी इंसान है, उसको भी दर्द होता है, वो भी रो सकता है। हमने ना एक तरह से ना स्ट्रिक्टनेस कर दिया कि जो रोएगा ना वो कमज़ोर है, ये है वो। मुझे नहीं लगता जो रोता है वो कमज़ोर है, वो तो बहुत खूबसूरत इंसान है जो रोता है, उसको चीज़ें फील होती हैं, वो सेंसिटिव है, उसमें इमोशंस हैं। सही बात है। तो फील होता है सबको, बस लोग जो है ना वो अगलों को नहीं दिखाते इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे। सही, बहुत ही खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, ये आपका दर्द तकलीफ़ था। अच्छा, आपने जो कोशिश की, सुसाइड की जो कोशिश की थी, उस वक्त उस टाइम जो एक क्रिटिकल लम्हा था, उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था? मैंने को 4 दफ़ा सुसाइड की कोशिश की थी और एक दफ़ा मैं कोमा में चली गई थी, और फिर दूसरी दफ़ा भी मेरा जो था तब भी मैं 2 दफ़ा कोमा में गई थी, 2 दफ़ा बच गई थी। तब मैंने सुसाइड नोट लिखा था पहली दफ़ा में। तो क्योंकि मेरे सुसाइड करने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों से मिली थी, सबके साथ मैं खुश थी, हंस रही थी, खेल रही थी, अपने टीचर्स से मिली थी, अपनी दोस्त की कब्र पे गई थी, अपने पेरेंट्स से अच्छे से पेश आ रही थी। मैंने कहा फिर ना जाने कब इन लोगों को मतलब मेरे से मिलना हो या मैं इनसे मिलूं, फिर मुझे क्या पता मैं कहाँ जाऊंगी, क्या होगा। आखिरी बार मैं सबको मिल के जाती हूँ। तो फिर मैंने सुसाइड नोट लिखा था
कि क्योंकि मेरी फ्रेंड जब गई थी उसने नोट नहीं छोड़ा था कोई सुसाइड का। तो मैंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मैं सबको उस तरह से तड़पाऊँ जिस तरह से मैं खुद तड़पी थी। मैं एक सुसाइड नोट लिख के जाती हूँ कि मैं किस वजह से सुसाइड कर रही हूँ, क्या वजह है उसकी। तो उसके बाद फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बचाया था। सही। तो उसके बाद फिर आके मेरे घर वालों को फील हुआ कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सीरियस हो गया, अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। मतलब एक होता है ना, एक बच्चा जो जाता है एक साइकेट्रिस्ट के पास, मेडिसिन लेता है एंजाइटी की है वो, तो घर वाले कहते हैं चलो ठीक है, मतलब नॉर्मल जैसे ऐसे हो गया जैसे बीपी की गोली हो गई, खा रहे हैं, या किसी और शुगर की, उस तरह मतलब रिएक्ट करते हैं जैसे पैनाडोल, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जब सुसाइड हुआ ना फिर सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो उसके बाद फिर होश पे मैं आई थी, लेकिन फिर मैं किसी से बात नहीं करती थी। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेल हो गई थी उस टाइम पे। और मेरी जो आईज़ हैं, हाथ जो हैं, ये रिंग्स नहीं आती थी मेरे हाथों में, येलो हो गई थी बॉडी काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद फिर डॉक्टर से मैं बात करती थी। तो फिर मेरे डॉक्टर ने मेरे घर वालों को ये कहा था, ये जितना रोना चाहती है इसको रोने दे, अंदर ना रहे, घुटन ना रहे, सड़क पे बैठ के रोना है इसको रोने दे, अगर ये छत पे जाके रोती है इसको रोने दे, इसको इसके आंसुओं के साथ अकेला छोड़ दे। फिर 6-7 महीने में बहुत रोई, जितना हो सकता था उतना रोई। फिर उसके बाद फिर ठीक हो गई, अब रोना नहीं होता मुझे। सही बात। तो डॉक्टर ने कहा था एक दफ़ा इसको खाली हो जाने दो, फिर हम इससे पूछते हैं प्रॉब्लम क्या थी, वजह क्या थी। सही। और आपको लगा नहीं कि आपने कहा आप दोस्तों से मिली, लेकिन एक चीज़ होती है, आपको लगा कि कोई सुन लेता वो चीज़ जो आप फील कर रही हैं टिपिकल, तो शायद आप बच जाती? नहीं, मुझे तब लगता था कि अगर किसी को हमारी तकलीफ़ पता भी लगे तो क्या ही हो जाएगा, कुछ अल्फाज का सहारा मिल जाएगा, या तो फिर कुछ थोड़ी सी इंसानियत वाली हेल्प होगी, काइंडनेस होगा, लेकिन उससे क्या ही होगा, उससे तो कुछ भी नहीं हील होगा, कुछ भी नहीं चेंज हो सकता, दुनिया ख़त्म हो गई है, फ़ायदा। सही बात तो है। फिर मुझे एहसास ही नहीं हुआ इस चीज़ का। अच्छा, जब आप जो है दोबारा से, अल्लाह ताला की शुक्र है कि आप सेफ़ हुई थी, तो आपको पहली फीलिंग क्या थी? खौफ हुआ, पछतावा हुआ था, सुकून, या कोई और फीलिंग आई थी? नहीं, मैंने बैक टू बैक बहुत ज़्यादा सुसाइड्स की थी, तो मुझे कोई पछतावा या कोई खौफ नहीं हुआ था, लेकिन एक चीज़ का पछतावा हुआ था कि मैं बच क्यों गई। तो जो डॉक्टर मुझे बचाता था ना, मैं उससे लड़ती थी फिर, और अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से लड़ती थी। मैं अपने दोस्तों से अलग हो गई थी जिन्होंने मुझे बचाया था। तो जब मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट किया था, तब एक चीज़ मैं सोसाइटी को बताना चाहूँगी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैं कोमा से उठी हूँ, नेक्स्ट डे मेरा शूट था, मैं शूट पे गई हूँ, मैंने अपना शूट किया है। तब मैं एज एंकर काम करती थी एक चैनल पे। तो जो कैमरा मैन था ना, जो मेरी HR थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, उसने मुझे पहली दफ़ा बचाया था। जो कैमरा मैन था उसने मुझे कहा था कि नेक्स्ट टाइम नोट नहीं लिखना, सुसाइड नोट, फलाने शॉप पे जाओ, वहाँ से आपको जो है ना वो चूहे मार गोलियाँ मिलेंगी, वो चूहे मार गोलियाँ खाओ, फिर आप मर जाओगे, आपकी सुसाइड पक्की हो जाएगी। तो अभी क्योंकि मैं कोमा से उठी थी, तो आपका जो ज़ख़म, जब आपके जो स्किन पे ज़ख़म होता है ना, तो वो फिर डॉक्टर उसको पट्टी करता है या खुला छोड़ देता है, तो कहता है इसकी केयर करनी है, अभी ये हील नहीं हुआ। तो अभी मैं हीलिंग पे नहीं थी, तो डॉक्टर ने कहा था नेगेटिव बातें इसके पास नहीं करनी। सही। तो डॉक्टर ने कहा था काम पे जाना चाहती, इसको काम पे भेज दो, माइंड डाइवर्ट होगा, बिजी रहेगी। तो जो सेकंड सुसाइड थी ना, वो फिर मैंने इसलिए नोट लिखना ही छोड़ दिया था। मुझे लगता था कि मैं जो नोट लिख रही हूँ वो इसलिए नहीं लिख रही कि मैं अपना मजाक बनाऊँ। मैं अपनी बात बता के जाना चाहती थी, ताकि जो लोग हैं वो मेरी बात सुने, उनको कोई पछतावा ना हो कि उनकी तरफ से कुछ हो नहीं सका, या वजह क्या थी। पूरी ज़िंदगी उस वजह के पीछे ना, मतलब तलाश ही ना करते रहे, सर्चिंग में ना हो कि भाई इस लड़की ने क्यों सुसाइड की। सही बात है। तो जब सेकंड अटेम्प्ट हुआ, तो फिर डॉक्टर ने कहा पहले तो तुम हमें खत लिख के जाती थी, अब तुमने खत क्यों नहीं लिखा इस दफ़ा। फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे था, मैं खत भी लिख के जाऊँ तो आप लोग तो फिर मुझे मॉकिंग करते हो ना, तंग करते हो, नहीं लिख रही मैं खत। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बात तुम्हें किसने कही। मैंने कहा ऑफिस में ना मेरा कैमरा मैन है, उसने मुझे ऐसे ताना दिया था
रोज़ मुझे ऐसे टॉर्चर करता था। तो फिर मैंने कहा मैं मर ही जाती हूँ। तो उसके बाद से फिर मेरे डॉक्टर्स को बहुत गुस्सा आया ये देख के कि सोसाइटी में अभी अवेयरनेस नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा बेहिसी की तरफ जा रहे हैं। ये जो मॉकिंग और बुलिंग वगैरह है ये मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। चलिए, लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि एक शख्स जो है वो कितनी तकलीफ़ से गुजरा है। आप उसे जोक में या जो भी आपकी इंटेंशंस हैं, लेकिन जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं उन पे बहुत तकलीफ़ से गुजरती है। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी माशरा है ना उसको तब तक एहसास नहीं होता जब तक कोई उनके फैमिली मेम्बर्स में से इस तरह ना जाए, फिर उनको एहसास होता है। जो दूसरा होता है ना वो उनके लिए पपिट होता है। पपिट का तमाशा नहीं हम देखने जाते, उस तरह वो उसको तमाशा बीन की तरह देखते हैं। और बस जब उनका कोई अपना मरता है ना करीबी, फिर शायद उनमें अकल आती है कहीं ना कहीं आ जाके। अच्छा, उसके बाद जो है आपने जो लास्ट अटैम्प्ट की है तो आपको कितना अरसा हो गया और आपकी हीलिंग प्रोसेस क्या चल रहा है अभी? मैंने लास्ट अटैम्प्ट की थी जुलाई में। और उस टाइम पे क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पिल्स खा ली थी और मुझे होश नहीं था। मेरा एक फ्रेंड है डिस्प्रिन, उसका निकनेम डिस्प्रिन है। वो मुझे कॉल्स करता रहता है, अक्सर चेक करता है। मतलब मेरे दोस्त अब मुझे मतलब कॉल्स करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में जाए ना, वो मुझे कॉल करते हैं, मुझे टाइम देते हैं, देखते हैं मैं ज़िंदा हूँ कि नहीं हूँ। मेरे डॉक्टर्स भी कॉल करते हैं। सही। उसकी कॉल आई थी तो मैं होश में नहीं थी, उसको पता लग गया था। उसको पहले लगा कि शायद अल्कोहल अब्यूज़ किया हो, लेकिन फिर उसने कहा कि क्या किया। मैंने कहा खुदकुशी। तो फिर मेरे खाला के बेटे की भी कॉल आई थी, तो उसको मैंने बताया था मैंने खुदकुशी की है। तो होश नहीं होता, तो 24 घंटे गुजर गए थे सुसाइड को। और 24 घंटे बाद फिर मैं होश में नहीं थी क्योंकि मेरा फ़ोन बज रहा था और मैंने उठाया जो था, मतलब जो मुंह में आया वो मैंने बोल दिया। उसके बाद फिर मेरे फ्रेंड ने रात के 3 बजे अपनी एक फ्रेंड को मेरे घर भेजा, फीमेल। अकेली वो ट्रैवल करके आई रात के 3 बजे मेरे घर। और फिर डॉक्टर्स ने कहा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब जवाब दे दिया था कि इसने 24 घंटे अपनी कारकर्दगी कर ली और बताया नहीं है। सही। 24 घंटे बाद अब हम इसको नहीं बचा सकते। तो फिर मैं कोमा में फिर चली गई थी। फिर वो जो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी ना, मतलब डिस्प्रिन की फ्रेंड, वो मुझे वॉशरूम भी लेके जाती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। सही। तो जब फिर मुझे होश आया ना तो उसने फिर मुझे एक बात बताई थी। उसने बताया था कि जो ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी उसमें आप लड़ते रहते हो हमेशा। ये एक लड़ने का प्रोसेस है। जब से आप पैदा होते हो जब तक आप मरते हो ना, सारी आपकी जंग में चली जाती है। कभी भी किसी को अपने खुशियों के मतलब खुशियों पर मतलब उसको हावी ना होने दिया करो। सही बात है। अपने खुशियों के लिए लड़ो। अगर कोई तुम्हें दुखी करता है ना तो तुम भी उसको दुखी कर दो, फिर ढीठ हो जाओ। सही बात क्योंकि है। जब अगले को आपका एहसास नहीं, आप भी अगले का ना करो। और ज़िंदगी में मुझे लगता है कि हम एजुकेशन लेते हैं और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, लेकिन कोई हमें कभी बताता ही नहीं है कि सेल्फ लव क्यों इम्पोर्टेंट है। सही बात है। और हमें करना क्यों चाहिए। आपने भी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली है, कॉलेज गई हैं, तो आप मुझे बताएं कभी आपके टीचर्स ने बताया खुद से मोहब्बत क्यों करनी चाहिए? कभी नहीं बताया, बल्कि आपको शुरू से यही छोटी छोटी बातों पे एहसास दिलाना कि आप नंबर अच्छे नहीं आए तो आप अच्छे नहीं हैं। आपकी सेल्फ वर्थ हर जगह जो है, आपकी फैमिली आपकी जो है वो बचपन से ही गिराई जा रही होती है, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शख्स जो है वो मैदान सर कर ले। फिर उसके बाद मेरी एक सेकंड मदर है, वो अमेरिकन है, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, उनका नाम जेन है। तो वो उनसे मैंने फिर एक चीज़ सीखी थी। उन्होंने फिर मुझे कहा था कि जो काइंडनेस होती है ना, उन्होंने मुझे कहा था काइंडनेस इज़ अ वाइल्ड थिंग। तो आप अपने अंदर से जो है ना वो काइंडनेस ना कभी ख़त्म करो। सही बात है। और फिर उन्होंने फिर मुझे ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें कभी हमारे माँ बाप भी नहीं बताते, ताकि हम लाइफ को इतना सीरियस ही ना ले लें, इस हद तक ही ना आ जाए कि हम ज़िंदगी ख़त्म करते हैं। सही बात। तो वो चीज़ें फिर उन्होंने मुझे सिखाई थी, बताई थी, फिर मैं उस पर आज भी चलती हूँ। तो मैं ठीक हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरी लास्ट अटैम्प्ट थी ना जुलाई में, उस टाइम पे भी मेरा जो फेस था वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया था और मेरी वो कंडीशन नहीं थी, बॉडी बहुत स्वेल हो गई थी, मेरी जो ब्यूटी थी ना वो ख़त्म हो गई थी टोटली।
फिर मैं अपने दोस्तों को कहती थी कि यार अब तो मेरी खूबसूरती नहीं रही, क्योंकि पहले मैं पतली थी तो फिर मैं मोटी हो गई। तो फिर मुझे मेरे दोस्तों ने कहा था, एक चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी सबने, कि तुम जैसी हो हमें तुम वैसे ही पसंद हो। सही बात है। ये जो खूबसूरती है, माल है, दौलत है, ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सही बात है। अगर तुम काली हो तो बाद में ट्रीटमेंट ले लो, चिट्टी हो जाओगी। टेक्नोलॉजी का दौर है, इन चीज़ों को नहीं सीरियस लेना। लेकिन आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो ठीक करो। वो ठीक होगा ना तो सब कुछ वापस आ जाएगा। सही बात है। फिर कुछ टाइम बाद फिर मतलब कि हल्की फुल्की डॉक्टर ने कहा वॉक पर जाओ। वॉक करती थी मैं, तो मैं दरख्तों को ज़्यादा हग करती थी, बहुत ज़्यादा नेचर के साथ करिए। नेचर के साथ, क्योंकि मुझे फील हो गया था ना। मैं पार्क में जाती थी तो मैं घास के पास लेट जाती थी, घासों के पास, घास को हाथ लगाती थी। तो उसके बाद फिर सब चीज़ें फिर नॉर्मल हुई। फिर डाइट वगैरह की, बॉडी डिटॉक्स हुई। स्टमक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था मेरा, स्टमक बिल्कुल नहीं ठीक हो रहा था, और अंदर से ना मेरे सारे ऑर्गन ज़ख्मी हो गए थे। मैं जो खाती थी ना मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। फिर सही। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट्स चले, फिर एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आइस बात बहुत किया था मैंने, डॉक्टर ने कहा था आप आइस बात लो। सही। और एक ये बात भी है, सिर्फ ये नहीं कि अब हमारी जो उनके अवेयरनेस के ऊपर बात हो रही है और जितने लोग देख रहे हैं कल को वो डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो कहें कि इंस्पायर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल चीज़ है, होता रहता है। लेकिन जो आपका डॉक्टर है ना उस पर भी है सारी बात। सही बात वो किस तरह का है। अब जो मेरा केस था, मेरी मदर मुझे बहुत से डॉक्टर्स के पास लेके गई। किसी ने कहा शिज़ोफ्रेनिया है, किसी ने कहा कि अब इसको मेंटल हॉस्पिटल पे एडमिट कर दो। वो अपनी वो उसके लिए ना, ताकि कोई एक्शन ना ले ले तो आप उसको बांध देते हैं पेशेंट को, बजाय इलाज करने के मान देते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने अपने डॉक्टर को बताया तो वो कहता है कि इन पागलों के पास जा रही हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं बैठी हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस है पहले से ज़्यादा। अब मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं। क्योंकि मेरे डॉक्टर्स की वजह से है। एक डॉक्टर नहीं था, कई डॉक्टर थे। एक डॉक्टर तो मुझे दिन रात सुनता था। जब मैं उदास होती थी मैं कॉल करती थी, मैं रोती थी, मैं वीडियो कॉल करती थी, वो मुझे सुनता था। एक डॉक्टर मुझे मेडिसिन देता था, दूसरा डॉक्टर मुझे एडवाइस देता था। अगर आप चाहते हो कि आप ठीक हो तो मुझे लगता है कि एक अकेला पर्सन ठीक नहीं हो सकता। माशरे में जो है ना वो लोगों के अंदर एहसास होना चाहिए, तभी अगला जो पर्सन है ना वो ठीक हो जाएगा। सही बात है। करीबी लोगों का सबसे साथ होना चाहिए, मुखलिस लोगों का साथ होना ज़रूरी है। आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको अपने सोसाइटी से कट ऑफ करना पड़ेगा, ताकि आप एक ऐसी जगह पर हो जहां आपको कोई जज ना करे, जहां आप रो आपको जज ना करे, जहां आप डांस करो आपको कोई जज ना करे। फिर जाके चीज़ें कहीं ठीक होती हैं, मुझे लगता है ये। अच्छा, ये आपकी जर्नी थी। आजकल जो आपकी एज के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपको पता होगा पिछले दिनों काफ़ी सुसाइड्स हुई हैं, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जो है सुसाइड कर ली हैं, तो आपको लगता है क्या उनको भी नहीं सुना गया होगा या क्या चीज़? यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा हरेसमेंट्स के केसेस होते हैं, स्टूडेंट्स के साथ होते हैं, और टीचर्स तंग भी करते हैं, नंबर भी काटते हैं जान के। अटेंडेंस के इशू आते हैं। वही अगेन इंसानियत नहीं है लोगों में। और मेरे खुद के साथ ये हरेसमेंट्स के इशू हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो फिर कोई सपोर्ट भी नहीं करता, तो फिर बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि इसमें कंसेंट नहीं है ना आपका। आप जब किसी के साथ एक आपका अच्छा रिलेशन हो, वो आपको टच करे, तो फिर आपका अपना एक कंसेंट होता है उसमें, आप उसको बुरा नहीं लगता। लेकिन आप किसी के साथ, जानवर के साथ भी ज़बरदस्ती करोगे ना, वो भी कुत्ते के साथ भी कर लो, वो भी बाद में आके आपको पर अटैक करता है, वो भी अग्रेसिव हो जाता है। इसी तरह इंसान के ऊपर भी जब आप कुछ ऐसा ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हो ना, फिर वो बम ब्लास्ट कर जाता है। फिर खुदकुशियाँ होती हैं जब उसको कोई नहीं सुनता, जब उसका कोई साथ नहीं देता, जब उसको लोग जज करने लग जाते हैं। सही बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप आई यहाँ पे, आपने बैठ के बात की, बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये जानना जो है, जो डिप्रेशन में होते हैं वो समझ रहे होते हैं, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहे होते। और दूसरी बात जो गुज़र रही होती है वो बहुत तकलीफ़ होती है। इस हवाले से मैंने काफ़ी पहले भी प्रोग्राम्स किए थे, मैंने यही कहा था कि जैसे आपके पेट में दर्द होता है उसका इलाज होता है, वही बात आपने की है कि आपके ना सारा इम्बैलेंस हुआ होता है, और लोगों को नज़र चूँकि आ नहीं रहा होता है तो उन्हें लगता है कि ये जो है क्या है, वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। कहते हैं कि आप जो हैं बस आप नमाज़ पढ़ें, आप डिप्रेस ना हो, नेगेटिव ना हो, लेकिन वही चीज़ सबसे बहुत मुश्किल होती है ज़िंदगी में ना।
अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं और खुदा न खास्ता ऐसा कुछ सोच रहे हैं या फिर जिनकी फैमिलीज इस सदमे से गुजर चुकी हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? जो गुजर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे रीच कर लो, मैं आऊँगी, बैठूँगी आपके साथ, कोई नहीं सुनने वाला, मैं सुनने वाली हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ। या आप अपने ऐसे दोस्तों को बताओ जो आपको जज नहीं करेंगे, या तो फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, अपनी थेरेपीज लो। सही बात है। अंदर कुछ भी ना रखो। अगर आपको ये लगता है कि मैं रोऊंगा तो मैं कमज़ोर हूँ, ये सब ऐसी बकवास बातें हैं। कोई कमज़ोर नहीं होता, हर इंसान जो होता है ना वो मजबूत होता है। सही। और जो फैमिलीज नहीं समझती इन चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी दफ़ा बच्चा सफ़र कर रहा होता है, फैमिली नहीं उस चीज़ को समझ रही होती, तो उन फैमिलीज को मेरा यही कहना है कि आप उस चीज़ को समझें कि ये भी जैसे आपको दिल की बीमारी होती है, पेट की अभी आपने कहा, तो उसी तरह ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज करवाना चाहिए, जिसके लिए आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और जो लोग सुसाइड का सोच रहे हैं तो मैं उनको कहूँगी, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपकी सोच से ज़्यादा खूबसूरत है, और आप जो है ना अभी ज़िंदगी को ना ख़त्म करें। सही बात है। मैंने जब लास्ट सुसाइड की थी तब मुझे मेरे दोस्तों ने कहा था एक आखिरी मौका दे, तो अगर ज़िंदगी से मज़ा ना आए ना तो फिर आप जो है वो सुसाइड कर लो। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को एक आखिरी मौका दिया और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ज़िंदगी बहुत पसंद है। जो आप ज़िंदगी में आप जो भी करना चाहते हो ना वो आप करो, आप लोगों का ना सोचो। आपको एक बात मैं बता दूं, अपनी ज़िंदगी में लड़ना पड़ता है आपको, अपनी खुशी हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, जॉब हासिल करने के लिए, आप कुछ भी करना चाहो ना आपको उस चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ आपको प्लेट में नहीं मिलती यूँ ही। जितने मर्जी लोगों की, आप बड़े लोगों की हिस्ट्री देख लो, वो सब अपनी ज़िंदगी में रोज़ हर कोई लड़ रहा होता है, तो आप भी लड़ो, खड़े हो अपने पाँव पे। और ये बेवकूफ़ी होती है ज़िंदगी ख़त्म करना, कभी भी आप अपनी ज़िंदगी ना ख़त्म करो। थैंक यू सो मच नूर अबू हसन, और बहुत आपसे बेहतरीन गुफ्तगू हुई, और ये बहुत ही एक अहम और हसास टॉपिक था, और उम्मीद करती हूँ कि जो देख रहे होंगे उन्हें ज़रूर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात ज़रूर मिली होगी, और वो ख़ुद भी शेयर करें और दूसरों के साथ आगे भी शेयर करें कि लाइफ बहुत खूबसूरत है। अपने जज्बात का इजहार करना सीखें और अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती को महसूस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।